नमस्कार स्टूडेंट्स। तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय में हम नगर और एवं उसके प्रकार के बारे में परिचर्चाएं कर रहे थे। आज उसी कड़ी में हम आगे एक अवधारणा है घेटो के बारे में परिचर्चा करेंगे। छात्रों, घेटो की अवधारणा का उपयोग महानगरों अथवा औद्योगिक नगरों के आंतरिक हिस्से में स्थित एक ऐसी बस्ती के रूप में किया जाता है जो निर्धन और शारीरिक श्रम करने वाले लोगों के समस्या मूलक समुदाय के रूप में विकसित हो जाती है। इस अवधारणा का प्रयोग लुईस वर्थ ने किया है और किसके अंतर्गत किया है? उन्होंने पीएचडी की थी 1925 में, उसमें शोध प्रबंध में लिखा था और उसमें उन्होंने ये चर्चा की है। एक निबंध लिखा है, चर्चित निबंध है, नगरीयकरण एक जीवन विधि के रूप में। उन्होंने घेटो कि नगरों के बीच में एक ऐसे सजातीय समूह के रूप में स्पष्ट किया जिसे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से दूसरे समूह से पृथक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका में काले लोगों की बस्ती, यूरोप के नगरीय क्षेत्र में रहने वाले यहूदी समुदाय के लिए घेटो शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है। घेटो की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहली है, यह एक सजातीय समूह के रूप में घेटो एक विशेष प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक समूह हैं। बहुत सीमित साधनों के कारण यह समूह नगर के दूसरे समूहों की तुलना में अपने आप को भिन्न मानता है। इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं एक निम्न आर्थिक समूह के समान होती हैं। दूसरी विशेषता के रूप में वर्थ ने घेटो एक विशेष प्रकार के मनोवैज्ञानिक समुदाय हैं। इसका तात्पर्य है कि घेटो से संबंधित लोगों में अलगाव की मानसिकता मुख्य होती है। इनमें ऐसी भावनाओं की प्रधानता होती है कि वे ना तो अपने सामाजिक आर्थिक दशाओं में कोई परिवर्तन कर सकते और न ही नगरीय तथा औद्योगिक व्यवस्था को बदलने में सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के मानसिक तनाव इनके जीवन का अभिन्न अंग बने रहते हैं। तीसरी विशेषता के रूप में पारिस्थितिकी के आधार पर घेटो अधिवास का वह क्षेत्र है जिसमें नागरिक सुविधाओं का अभाव होने के कारण अधिकांश लोगों को गंदे और अस्वस्थ वातावरण में जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। साधनों के अभाव में इस तरह के निवासी अपनी पारिस्थितिकी में सुधार करने से भी वंचित रहते हैं। चौथा है, औद्योगिक नगरों के विकास की आरंभिक प्रक्रिया के अंतर्गत उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिकों के कार्य की दशाएं बहुत अमानवीय हैं। यानी कि जो दशाएं हैं कार्य करने बहुत अमानवीय हैं। एक और श्रमिक को कार्य करने की निश्चित अवधि नहीं थी। साधारणतः प्रत्येक श्रमिक 12 घंटे काम करना पड़ता था। टॉयनबी ने अपनी कृति सिटीज़ ऑन मूव में घेटो के रूप में महानगरीय बस्तियों की प्रकृति को जनसंख्या के घनत्व के आधार पर स्पष्ट किया है। इनके अनुसार घेटो एक ऐसी बस्ती है जिसमें दिन की अपेक्षा रात में जनसंख्या का घनत्व अधिक हो जाता है। अब रात में जनसंख्या का घनत्व क्यों हो जाता है, इसे भी उन्होंने स्पष्ट किया है। दिन के समय घेटो से संबंधित अधिकांश पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे उद्योगों में कार्य करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जबकि रात्रि में वे केवल भोजन और सोने के लिए घर में आते हैं। इसके फलस्वरूप दिन में ये बस्तियां खाली रहती हैं जबकि रात्रि में पूरी तरह भर जाती हैं। वर्थ तथा टॉयनबी द्वारा घेटो की सैद्धांतिक अवधारणा जो प्रस्तुत की गई है, उसके आधार पर वर्तमान युग में एशिया के अधिकांश देशों के औद्योगिक महानगरों में पाई जाने वाली मलिन बस्तियों की प्रकृति घेटो के समान है। भारत में कोई भी औद्योगिक महानगर ऐसा नहीं जिसमें अनेक मलिन बस्तियां ना पाई जाती हों। इन मलिन बस्तियों के निवासियों विभिन्न प्रकार के उद्योगों, शारीरिक श्रम, फेरी लगाकर वस्तु बेचने वाले के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं तथा झुग्गी झोपड़ियों में रहकर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। आर्थिक साधनों के अभाव में इन बस्तियों के निवासियों में
वे सभी विशेषता देखने को मिलती हैं जिन्हें विर्थ ने घेटों की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिकी विशेषताएं कहा है। इससे स्पष्ट होता है कि घेटों या मलिन बस्तियां महानगरों के बढ़ते हुए औद्योगिक नगरीकरण का एक दुष्परिणाम है। स्टूडेंट्स, एक प्रकार के बारे में और हम चर्चा करेंगे, उसे बोलते हैं वैश्विक नगर। वैश्विक नगर का संबंध वैश्वीकरण की प्रक्रिया से है। सन 1991 में सारिस्का ससेन ने ग्लोबल सिटी नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसमें पहली बार वैश्विक नगर की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया कि वे नगर जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के संगठनात्मक केंद्र है। कौन से नगर? जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के संगठनात्मक केंद्र हैं। इस संदर्भ में उन्होंने न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो को वैश्विक नगर के उदाहरणों में प्रस्तुत किया। यह वे नगर हैं जिनमें बहुराष्ट्रीय निगमों, उत्पादन के अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों, वैश्विक स्तर पर दी जाने वाली विभिन्न सेवाएं, बड़े बड़े वित्तीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रधानता होती है। इस अर्थ में भारत में मुंबई और दिल्ली वैश्विक नगर हैं। अब इसके अलावा हम वैश्विक नगर की विशेषताओं की चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। वैश्विक नगर में उत्पादन, व्यापार तथा वाणिज्यिक वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है। इन नगरों में उत्पादन की प्रक्रिया केवल अपने देश की पूंजी से ही संबंधित नहीं रहती, बल्कि वहाँ दूसरे देशों की पूंजी का भी मुक्त प्रभाव शुरू हो जाता है। यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े आर्थिक निगमों, कंपनियों के द्वारा किया जाता है। इन निगमों और कंपनियों की पूंजी में विभिन्न देशों के लोग हिस्सेदार होते हैं। दूसरी विशेषता है वैश्विक संस्कृति का प्रादुर्भाव। सांस्कृतिक सामाजिक आधार पर वैश्विक नगर वे हैं जो उत्तर आधुनिकता की दशा को स्पष्ट करते हैं। किसी समाज में जब प्रौद्योगिक विकास के साथ साथ सामाजिक गतिशीलता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्थान परिवर्तन तथा तार्किकता का महत्व बढ़ने लगे, इस दशा को हम आधुनिकीकरण कहते हैं। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जब एक विश्व दृष्टिकोण में बदलने लगती है, तब इसी दशा को हम उत्तर आधुनिकता कहा जाता है। तीसरा है राजनीतिक और आंदोलनों की वैश्विक प्रकृति। वैश्विक नगर की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है राजनीति तथा विभिन्न प्रकार के आंदोलनों की प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमानों से प्रभावित होता है। कुछ समय पहले तक विश्व के बड़े बड़े नगर जहां केवल अपने देश की राजनीति तक सीमित थी, वही अब यह नगर विश्व की राजनीति के सहभागी करने लगे हैं। विभिन्न देशों में घटित होने वाली राजनीतिक घटनाओं पर इन नगरों को भी प्रभावित करती हैं। चौथा है धार्मिक अंत्यक्रियाओं में आदान प्रदान। यह सोचना गलत है कि वैश्विक नगरों की धार्मिक संरचना में विभिन्न समुदाय के धार्मिक विश्वासों, आयोजनों का लोप हो जाता है। व्यवहारिक रूप से इन नगरों में वैश्विक दृष्टिकोण की प्रधानता होने के कारण विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों, आचारों के बीच इस तरह का आदान प्रदान होता है जिससे धार्मिक कट्टरता के क्षेत्र बाहर निकलकर मानवता के निकट आ जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति इसी तरह के आदान प्रदान का परिणाम है। इसके अतिरिक्त धार्मिक अंत्यक्रियाओं में पारलौकिकता की जगह तार्किक व्यवहारों का प्रभाव बढ़ने लगा है, तो अपनी प्रकृति से लौकिक और सांसारिक होते हैं। प्रवास की अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति। सभी देशों की नगरीय संस्कृति में प्रवास अथवा स्थान परिवर्तन की विशेषता देखने को मिलती है। वैश्विक नगरों की मुख्य विशेषता यह है कि वह प्रवास केवल राष्ट्र के अंतर्गत ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र भी बनने लगा है। विभिन्न उद्यमों से संबंधित प्रबंधक समय समय पर दूसरे देशों में प्रबंधन व्यवस्था तथा उत्पादन से संबंधित विकास की नवीनतम तरीकों को अपनाने के लिए वहाँ
जाते रहते हैं। और छठा है समरूपता तथा विभेदीकरण। साधारणतः यह समझा जाता है कि वैश्विक नगर की संरचना में राष्ट्र राज्यों की मौलिक विशेषताएं एक नए औद्योगिक समाज के रूप में बदल जाती है। वास्तव में ऐसा नहीं है। व्यवहारिक रूप से वैश्विक नगरों में समरूपता विभेदीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ चलती है। इसका अभिप्राय यह है कि नगर वे हैं जिनमें राष्ट्रीय वैश्विक स्तर की अंत्यक्रियाएं साथ यानी राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर की अंत्यक्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। आर्थिक क्षेत्र, विदेश नीति के प्रतिमानों तथा संस्कृति के आधार पर अनेक समूहों दूसरे देशों में विभिन्न पहचान विकसित करने के बाद भी व्यवहार में उन प्रतिमानों को अपनाना अनुचित नहीं मानते, जिससे उनका दूसरे देशों से सामंजस्य बढ़ सके। वैश्विक नगरों में भी विदेशों द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न नीतियों के प्रति आंदोलन होना भी इस तथ्य को स्पष्ट करता है। सैटेलाइट द्वारा या संचालित संचार व्यवस्था। वैश्विक नगरों का जीवन आधुनिक संचार व्यवस्था से सर्वाधिक प्रभावित होता है। इंटरनेट, ईमेल, फैक्स तथा टीवी आदि उपग्रहों से जुड़ी व्यवस्थाएं हैं, जिनके द्वारा स्थान संबंधी दूरियां कम होती जा रही हैं तथा बहुत ही कम समय में विभिन्न व्यक्ति संगठन हजारों किलोमीटर दूर स्थित लोगों के विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। व्यवसायों की बहुलता। वैश्विक नगर विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के केंद्र हैं। यदि हम भारत के वैश्विक नगरों को देखें तो स्पष्ट IIT, IIM, बैंकिंग प्रतिष्ठानों, वित्तीय संस्थानों से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिक कुशल लोग वैश्विक नगर में बसना अपने लिए अधिक लाभप्रद मानते हैं। कंप्यूटर की सेवाओं के क्षेत्र में इन नगरों का एक तरह से एकाधिकार है। वैश्विक नगर में स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को बड़ी बड़ी धनराशियां के पैकेज देकर उनकी क्षमता का लाभ उठाने के साथ ही उन्हें समय समय पर विभिन्न देशों में भेजकर इनकी योग्यता बढ़ाने में भी योगदान करती हैं। नई प्रौद्योगिकी के आधार पर संसार के विभिन्न देशों में भी उद्योगों तथा सेवाएं विकसित हुई हैं। वैश्विक नगर द्वारा उन्हें बहुत शीघ्र ग्रहण कर लिया जाता है। इसके फलस्वरूप वैश्विक नगर परंपरागत व्यवसायों का अधिक महत्व नहीं रह जाता है। जनसंख्या का आकार और घनत्व। वैश्विक नगर आकार बहुत बड़े होने के साथ इनमें जनसंख्या का घनत्व भी अधिक होता है। यह विशेषता 2011 की जनगणना के स्तर से स्पष्ट होती है कि केवल दिल्ली में 1,67,00,000 से भी अधिक व्यक्ति निवास करते हैं। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 11,320 से अधिक व्यक्ति रहते हैं। एक वैश्विक नगर के रूप में मुंबई 1.25 करोड़ से भी अधिक है। इसका कारण राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक नहीं होकर आर्थिक साधनों की प्रचुरता है। वैश्विक नगर की आर्थिक तथा सांस्कृतिक संरचना के आधार पर अनेक शंकाएं भी पैदा हुई हैं। बहुत लोग मानते हैं कि वैश्विक नगरों का विकास विकासशील देशों पर विकसित देशों के साम्राज्यवाद का एक रूप है। और भी हम कुछ कहना चाहेंगे कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया स्वयं में पश्चिमी देशों द्वारा विकसित एक नई तरह की उपनिवेशवाद है, जिसके लिए वैश्विक नगर एक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वैश्विक नगरों की प्रकृति भारतीय समाज के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों की तरह है। धन्यवाद।